आज के वीडियो में दोस्तों बात होगी जन्म कुंडली मिलान की। यह क्यों आवश्यक होता है और इसमें क्या क्या होता है, किन चीज़ों का विचार करना होता है और किस परिस्थिति में जन्म कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश बक्सी आपका हेल्थ वेल्थ लाइफ स्टाइल एडवाइज़र स्वागत करता हूं हैशटैग राकेश सिंह बक्सी में। दोस्तों आज बात होगी जन्म कुंडली मिलान की। जन्म कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है और इसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है। देखा जाए तो उत्तर भारत में अष्टकूट मिलान किया जाता है, जबकि वहीं पे जो दक्षिण भारत है उधर 10 कूट मिलान किया जाता है। आशा यह होता है कि जन्म कुंडली मिलान किया जाए ताकि वर वधू दोनों अपना जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो होती है वर्ण, दूसरा होता है वश्य, तारा, ग्रहमेत्री, गण, भकूट और नाड़ी। ये अष्टकूट का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले वर्ण होते हैं 4: क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो वर्ण से इनके स्वभाव की जानकारी मिलती है कि जो वर है या कन्या है। तो ब्राह्मण वर्ण के हैं तो वो साफ स्वच्छता पसंद करते हैं, पूजन पाठ पसंद करते हैं। और जो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं वो किसी भी कार्य करने की उत्कट अभिलाषा होती है इनमें, और ये बहुत ही सक्षम होते हैं किसी भी कार्य करने को उमंग और उत्साह के साथ कार्य करते हैं। तो जो वैश्य वर्ण के वर कन्या होंगे वो छोटी छोटी बातों में तोल मोल या व्यापार की दृष्टिकोण इनका होता है। और जहाँ शूद्र वर्ण तो वो सेवक प्रकृति के होते हैं। तो ये वर्ण जो हैं वो सभी जातियों में, सभी प्रकार के लोगों में पाए जाते हैं। पहले जो भारतीय संस्कृति है उसमें कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया गया था। कालांतर में यह वर्ण व्यवस्था पारिवारिक रूप से रह गई है, जो बहुत ही गलत है। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ही होनी चाहिए, उसी आधार पर इसमें कर्म के आधार पर ये देखा जाता है। अब इसमें होता ये है कि वर्ण दोष कब बन जाता है कि जैसे ब्राह्मण वर्ण की कन्या हो और शूद्र वर्ण का वर हो तो ये वर्ण दोष कहलाएगा, क्योंकि कि कन्या जो होगी वो साफ स्वच्छता पसंद करेगी, पूजन पाठ पसंद करेगी। वहीं पे शूद्र वर्ण का जो वर होगा वह आलस्य करने वाला, बहुत देर तक सोने वाला, अस्वच्छ स्थिति में रहने वाला, पूजन पाठ में उस ना रुचि रखने वाले, इस तरीके के होते हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ण का यदि वर है तो वह तेज और उत्साह और ये मतलब वीरत्व की भावना वाले, साहसिक कार्य करने वाले होते हैं। जबकि वैश्य वर्ण की मान लो कन्या है तो फिर ये वर्ण दोष हो जाएगा। या शूद्र वर्ण की कन्या है तो उनके जो लक्षण होंगे वो उतने उत्साह वाले या साहसिक नहीं होंगे, तो उससे दिक्कत होती है। तो जो वर्ण दोष बहुत ही अधिक महत्व रखता है। जब समान वर्ण में संबंध किए जाते हैं तो फिर इससे ग्रस्त धर्म जो है स्वर्ग में हो जाता है, वो काफ़ी अच्छे से चलता है। अब मान लें अपन कि क्षत्रिय वर्ण की कन्या है और वर वो वैश्य वर्ण का है, तो ये काफ़ी साहसिक और खर्चीली होगी लड़की। जबकि लड़का जो है वो वैश्य प्रवृत्ति का होगा, मतलब वो कंजूस होगा, बहुत ही हिसाब किताब रखने वाला होगा, तो उनमें अनबन होगी। इस कारण से यह वर्ण दोष में आएगा। वर्ण के बाद वश्य होता है दोस्तों। इसमें द्विपाद, चतुष्पाद, कीट, वनचर और जलचर, ये 5 प्रकार के वश्य होते हैं। इनसे व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। द्विपाद के अंतर्गत मिथुन, धनु, कन्या, तुला ये राशि आती हैं।
तो इनमें आपस में यदि संबंध होगा तो इनमें मूल व्यक्तित्व इनके मेल खाएंगे और गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। चतुष्पाद के अंदर मेष, मकर और वृष जिनके 4 पैर होते हैं, तो इनका मूल स्वभाव इस प्रकार से माना जाएगा और इनका संबंध होता है तो ये काफ़ी एक दूसरे सामंजस्य बना के गृहस्थी को आगे बढ़ा सकेंगे। जबकि कीट के अंतर्गत वृश्चिक राशि आती है और जलचर जो वश्य है उसके अंतर्गत मीन, मकर और कर्क ये 3 राशि आती हैं। वहीं पर वनचर जो वश्य है उसके अंतर्गत सिंह राशि आती है। तो इनके ये मूल व्यक्तित्व इस तरीके से होंगे। इसके बाद जो देखा जाता है वो तारा होता है। तारा में 27 जो नक्षत्र होते हैं उनमें 3 का भाग देके निकाला जाता है और इस ये भाग्य का घोतक होता है तारा कि भाग्य कितना इनके गृहस्थी जीवन में प्रबल होगा। इसके बाद जो जन्म कुंडली में विचार किया जाता है वो है योनि का विचार, यानी कि 13 किस्म की होती हैं। अश्व, गज, मेष, वृष, नकुल, मार्जर, सर्प आदि ये योनियां पाई जाती हैं। कुंडली मिलान दोस्तों पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। होता क्या है, जिस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस हिसाब से उसके वैसे लक्षण होते हैं। तो इसलिए नक्षत्र के हिसाब से सारे गुणों का आकलन किया जाता है। तो जैसे बात चल रही थी कि योनि मिलान, तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति की सेक्स भावना के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे महेश योनि है तो महेश के साथ जो संवेद हो सके उनका विवाह हो तो वह शादी सफल होती है। जैसे महेश के साथ अश्व हो जाए, गज है और वृष ये होंगी तो समान योनि लगभग होंगी और ये सही इनकी काम भावना बराबर होगी और वो सही तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। अब मान लीजिए गज योनि वाला व्यक्ति है और उसका जो विवाह है मार्जर योनि से कर दिया जाए तो ये बहुत ही अंतर होगा, इनकी सेक्स भावनाओं में बहुत अधिक अंतर होगा जो जीवन को सुखद या अच्छे से नहीं चलने देगा। या मार्जर से कर दिया जाए या व्याघ्र से कर दिया या श्वान योनि वाले से कर दी जाए तो इनमें बहुत ही अंतर होगा। तो योनि मिलान भी बहुत आवश्यक है, इससे उस व्यक्ति की काम भावना के विषय में जानकारी मिलती है। तो जैसे महेश योनि है तो गज योनि वाले हैं, वृष योनि वाले हैं या कहना चाहिए महेश, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे से तालमेल होंगी, इनकी काम भावना बराबर होगी और जीवन इनका बहुत ही अच्छे से गुजर सकेगा। जबकि इसी जगह पे मार्जर या नकुल योनि वाले की शादी महेश या गज योनि वाले से की जाए तो ये बहुत ही अनमेल विवाह होगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है ग्रह मैत्री की। तो एक नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के जो लक्षण एक होते हैं उसी प्रकार से इनके राशि स्वामी भी होते हैं। तो जिन राशि स्वामियों में मित्रता होगी वो ग्रह मैत्री कहलाती है। इसी से ग्रह मैत्री का निर्धारण, इसमें 5 अंक होते हैं और 3 तक मिलते हैं तब भी आपको संबंध कर लेना चाहिए। इसके बाद जो आता है गण, देव, राक्षस और मनुष्य गण। तो राक्षस गण वाले राक्षस गण के साथ यदि हो जाए तो उनके गुणों में एक सा गुण होगा, इस कारण से उनमें काफी पटेगी। और देवता देवगण वाले हो जाएं या देवगण वाले मनुष्यगण के साथ संपर्क हो तो ये उत्तम संबंध हो सकते हैं। बाकी यदि इसमें देवता के साथ राक्षस का संबंध हो जाए तो उनके गुणों में बहुत ही अंतर होगा। इसके बाद आता है भकूट। भकूट के होते हैं 7 गुण दोस्तों, और इससे जीवन, आयु और प्रेम भाव दोनों में, वर और कन्या में आपस में प्रेम भाव कितना होगा। यदि जन्म कुंडली ना मिल रही हो और भकूट पूरा मिल रहा हो 7 तो बिल्कुल आंख मूंद के संबंध कर लेना चाहिए। 1-2 गुणों के पीछे संबंध ना करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जब भकूट मिलता है जैसे, या पता चला कि भाग्य इनका बहुत अच्छा मिल रहा है, तारा देख के पता चल जाता है, या वर्ण बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ों का समायोजन
समझ के ही ये निर्धारण करना चाहिए। न कई बार ये होता है कि बहुत लोग कुंडली को बहुत अधिक महत्व देते हैं, वो पता चला एक अंक कम है यदि, तो उस संबंध को वो नकार देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसमें विधिवत अच्छे से जानकारी, अच्छे ब्राह्मण से या अच्छे जानने वाले से कुंडली का मिलान आप करा लें, तो ये भविष्य में दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय, आपके बच्चों का गुजरेगा। इसके बाद होता है नाड़ी दोष। तो नाड़ी 3 प्रकार की होती हैं, आदि, मध्य और अंत। तो हमेशा इसमें समान नाड़ी वाले के साथ संबंध नहीं किया जाता है, क्योंकि नाड़ी से व्यक्ति की ऊर्जा के विषय में जानकारी मिलती है, कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत, कितनी क्षमता है, और संतान प्राप्ति का योग कैसा रहेगा, ये नाड़ी से ही देखा जाता है। तो इसलिए नाड़ी दोष का भी ध्यान रखें दोस्तों। जन्म कुंडली मिलान में टोटल जो गुण है वो है 36 गुण, और 18 के ऊपर मिलते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। 18 से लेके 25 तक, 25 से ऊपर मिले तो बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। लेकिन 36 के 36 गुण भी नहीं मिलना चाहिए, वरना होता ये है कि दोनों एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी चले और वो सोचते हैं मेरी चले, तो इसलिए 36 गुण जब मिलते हों तो उधर भी संबंध कई बार नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पता चला कि 1 या 2 गुण कम मिल रहे हैं तो उसमें भी संबंध खराब नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात आती है, मैंने कहा था कि जन्म कुंडली मिलान आवश्यक कब नहीं होता या प्रासंगिक कब नहीं होता। जब लड़के लड़की 25 साल से ऊपर के हो गए हों, पहला। दूसरा, दोनों एक दूसरे के साथ रह चुके हों, एक दूसरे के स्वभाव को या एक दूसरे से उनके लक्षण मिलते हों, तब उधर कुंडली मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक दूसरे से परिचित हैं, परिवार का भी सामंजस्य है, स्टेटस समान है, गुण, आचार, विचार, व्यवहार समान है, शौक, रीति रिवाज सब समान है, तो आंख मूंद के संपन्न करना चाहिए विवाह। और ये इस प्रकार के विवाह भी बहुत ही सुखमय दाम्पत्य जीवन गुजरता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए और बिल्कुल आंख मूंद के संबंध करना चाहिए। इस पे कुंडली मिलान के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये कुंडली मिलान तब बहुत आवश्यक होता था जब वर कन्या एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। अब तो काफ़ी एक दूसरे को देख लेते हैं, मिल लेते हैं, जुल लेते हैं, मोबाइल से चैटिंग हो जाती है, सारे एक दूसरे के बारे में जानकारी जब होती है और जब सब चीज़ अच्छी मिल रही है, एक दूसरे की केयर करने की उनमें क्षमता है, तब आंख मूंद के संबंध करना चाहिए। पहले होता ये था कि पता चला कि 18 साल या इससे छोटे या बड़े, तो उस समय कुंडली मिलान की बहुत ही अधिक आवश्यकता थी। इस समय भी कुंडली मिलान आवश्यक है उन जगह पे जहाँ से वर वधू एक दूसरे के बारे में अधिक जानकारी नहीं है या उतना संपर्क नहीं है। अब पता चला कि सहकर्मी हैं, साथ में काम करते हैं, सारे रुचि और सारे एक दूसरे के विषय में पूरी जानकारी है, तब उधर कुंडली मिलान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः मित्रों, आपको कुंडली मिलान के विषय में जो भ्रम या विचार थे उसकी जानकारी आपको मिली होगी, आपके भ्रम दूर हुए होंगे, शंका समाधान हुई होगी। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है आप अपने विवेक पूर्वक विचार करके शादी संबंधों में कुंडली मिलान को महत्व देंगे। जहाँ आवश्यकता है उधर, जहाँ नहीं है उधर कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।